नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार। एससीईआरटी में ये चैप्टर स्थानीय सरकार के नाम से है। एनसीईआरटी में ये 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन। और नया वाला जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन। आप लोग को बता दें एक चीज कि नया वाला एनसीईआरटी में ना ज्योग्राफी और पॉलिटी में सेम कंटेंट है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल का अंतर किया है, ठीक है, और हिस्ट्री में यानी बदला है। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पुराना वाला हिस्ट्री भी पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो हम यानी ये पुराना वाला भी सीरीज चला रहे, पुराना वाला नहीं, एक तो बहुत पुराना वाला है, ठीक है, ये हम लोग इसको नया बोल रहे थे, ठीक है, इससे पहले। अब ये बीच वाला हो गया। ये अब बीच वाला हम लोग पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हम लोग नया वाला के सीरीज चलाएंगे, नया वाला भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज, स्थानीय सरकार, ठीक है, इसी को बोलता है स्थानीय सरकार को स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हमको एक बात बताइए कि आपके यहाँ अगर सड़क टूट जाए, ठीक है, आपके गांव में सड़क टूट गया, ठीक है, नाला टूट जाए, उसके बाद शहर में जो है कूड़ा नहीं उठे, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले, आपके पास 2 प्रतिनिधि है, एक है विधायक जी और दूसरा है सांसद महोदय। तो आपके पास यही 2 आदमी हैं कि जिसको हम फोन करें, जिसको बता सके कि भाई हमारे यहाँ सड़क टूट गया है, हमारे यहाँ नाला जाम हो गया, रोड पर पानी जम गया है, इसको निकासी की व्यवस्था किसको कीजिए। अब आप विधायक जी क्या है कि विधायक जी के अंदर में, ठीक है, यानी कम से कम 400-500 गांव है, ठीक है। सांसद जी है, इनके पास यानी 1000-2000 गांव है, ठीक है। तो क्या है कि और आपके घर से विधायक जी घर का दूरी 50 किलोमीटर है, सांसद जी घर का दूरी 80 किलोमीटर है। आपको चाहिए कि भाई रोड पे पानी जम गया है, आज का आज यानी पानी साफ हो, तो कैसे साफ होगा? विधायक जी को फोन लगाए, विधायक जी का घर उतना दूर है, जा नहीं पाएंगे, उनको फोन लगाए। तो अब विधायक जी है, इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े क्षेत्र के हैं, उनके पास डायरेक्ट आपका फोन भी नहीं पहुंच सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप गांव में यानी किसी जिनका विधायक जी से पहचान है उनको बोले कि विधायक जी को थोड़ा फोन लगा के बात कीजिए। विधायक जी उनके पीए को फोन लगाए, यानी वो गांव के आदमी। फिर विधायक जी, पता चला कि विधायक जी पटना गए हैं, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब आपका काम होते होते 2-4-6 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो और यही हाल सांसद जी में है। तो यानी सबसे पहले लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि भाई इतना लंबा चौड़ा, इतना दूर हम क्यों जाएंगे, हमारा एक अपना खुद का सरकार क्यों नहीं होगा, ठीक है, जो हमारे समस्या को घंटा 2 घंटा में समाधान कर दे, जिसके पास हम 10 मिनट में पहुंच जाए कि देखिए हमारे यहाँ ये समस्या है। तो बोला कि हमारे यानी गांव के लेवल पे, स्थानीय लेवल पे ऐसा एक सरकार होना चाहिए जो हमारा काम कर सके। इसी सोच के तहत आया स्थानीय सरकार। और लोग को ये समझ में था कि हमारा अपना सरकार हो। तो बोला कि स्थानीय सरकार होना चाहिए। क्या? स्थानीय सरकार या हमारा खुद का सरकार, ठीक है। स्थानीय, स्थानीय का क्या मतलब हो गया? अपना क्षेत्र, ठीक है, और सरकार यानी अपना क्षेत्र का सरकार, ठीक है, लोकल लेवल का सरकार, ठीक है। या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय, इसको स्वशासन भी बोलते हैं। स्थानीय मतलब लोकल लेवल पे, और स्व मतलब स्वयं का, और शासन मतलब सरकार, यानी लोकल लेवल पे और आपका खुद का सरकार, इसी को स्थानीय सरकार बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि इसका परिभाषा क्या होता है, तो स्थानीय सरकार का हो जाएगा परिभाषा कि अपने क्षेत्र के लोगों, अपने
क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपना सरकार, यानी अपने ही क्षेत्र के लोग द्वारा अपना खुद का सरकार चलाता है, उसी को स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। तो अब हमको है कि इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ गई, ये स्थानीय सरकार अभी बोले कि आवश्यकता इसका क्यों पड़ा, क्योंकि हमको कोई भी समस्या का त्वरित समाधान चाहिए, ठीक है, यानी आवश्यकता इसका क्यों है। सबसे पहले बात, हमको क्या चाहिए, त्वरित समाधान, कि कोई भी समस्या आया तो हमको तुरंत यानी 2-4-5 घंटा में इसका समाधान मिल जाना चाहिए। दूसरा बात है कि जनता की भागीदारी, अब क्या है कि आपके गांव का कोई समस्या है और जो स्थानीय सरकार बनेगा, जो आपके गांव से प्रधान या मुखिया चुन के जाएंगे, वो आप ही के गांव के होगा या बगल के गांव का होगा। तो ये क्या है कि यहाँ जनता का डायरेक्ट उस आदमी से संपर्क है, उस आदमी से डायरेक्ट संपर्क है कि भाई आपको हमने वोट दिया है, ठीक है, आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जनता का सरकार में डायरेक्ट भागीदारी है कि अगर आप नहीं काम करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लें हमारा कोई विधायक है, सांसद है, तो वो बहुत दूर का है, अगर उससे आपका विवाद भी हो गया, एक गांव वोट नहीं देगा तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जनता की भागीदारी हो गया। इससे तीसरा काम क्या हो गया कि लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया, लोकतंत्र मजबूत हो गया, कि हम लोग यहाँ खुद देख रहे हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो आदमी कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे बीच का है। चौथा काम क्या हो गया कि हम लोग जो है प्रशासन प्रशासन को लोगों के बीच ले आए, लोगों के बीच, यानी प्रशासन अब हमारे बीच है, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका जो एग्जाम में पूछता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी बोल रहा है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी जो शक्ति है, यानी शक्ति या इसको सत्ता बोल लीजिए, ठीक है, सत्ता, यानी जो सत्ता है एक जगह कहीं सीमित होके नहीं रह जाए, ठीक है, कि पूरा देश में यही पावर चला रहा है, इन्हीं से हो रहा है, तो फिर ये निरंकुश हो जाएंगे। तो बोला कि सत्ता को जो है ना से डिस्ट्रीब्यूट करो, एक जगह सत्ता को नहीं टिकने दो। तो बोला कि भाई ये कैसे होगा कि सत्ता को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे एक है हमारे देश में केंद्र सरकार, ये कहाँ है, दिल्ली में बैठा हुआ है। अब सारा पावर इन्हीं को गांव तक का पावर दे देते, ये कितना यानी मनमानी करने लगते। तो बोला नहीं भाई, ये तुम अकेले नहीं चला सकते हो इसीलिए हम 28 राज्य सरकार बना दिए, यानी 28 हम क्या बना लिए, राज्य सरकार बना लिए, ठीक है, कि उनके पास भी पावर जाएगा। अब क्या है कि एक राज्य का पूरा पावर इनके पास आ जाएगा, तो फिर ये भी अपने आप को निरंकुश समझने लगेंगे। तो बोला कि ये इस हर राज्य में स्थानीय लेवल पे सरकार का गठन किया जाए, हर राज्य में स्थानीय लेवल पे सरकार का गठन किया जाए। तब देखिए शक्ति का जो है तो यानी सत्ता का पावर एक जगह नहीं है। पहले हम सोच रहे थे कि अगर एक जगह रहेगा सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगा, अभी क्या है कि सत्ता का पावर केंद्र सरकार के पास है, उसके बाद कुछ पावर राज्य सरकार के पास है, उसके बाद कुछ पावर स्थानीय लेवल पे है। तो सबसे बड़ा जो है तो शक्ति का विकेंद्रीकरण है। अब हम लोग क्या है कि स्थानीय स्वशासन का थोड़ा सा हम लोग इतिहास देख ले कि हमारे देश में इसका इतिहास क्या है। हमारे देश में ना इसका बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है। हमारा देश स्थानीय स्वशासन यानी हमारे यहाँ प्राचीन काल से लेकर के आज तक स्थानीय स्वशासन मजबूत है। तो हम लोग क्या देखेंगे, स्थानीय स्वशासन का इतिहास। सबसे पहले देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, जो चर्चित है एग्जाम में पूछा जाता है हम उसी का लेंगे। हम लोग सबसे पहले लेते हैं प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत। ये प्राचीन भारत में हम कब का बात करेंगे, 321
ईसा पूर्व, इसी को बीसी बोलते हैं, ठीक है। 321 ईसा पूर्व, यानी आज जो हमारा, आप लोग को पता है कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है? क्या है कि आज हमारे हमारे यहाँ है 2026, ठीक है। तो क्या है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। यहां से हम लोग काउंट करते 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 आज 2026 में पहुंचे हैं। लेकिन जब ईसा पूर्व लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो इनके जन्म से ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ 321 लिखे, तो ईसा पूर्व यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 321, ठीक है। तो देख लीजिए कि कितना दूर है, यानी आज से कितना साल पहले, 2026 प्लस 321, यानी इतना साल पूर्व का बात हम बता रहे हैं। तो प्राचीन भारत में 321 ईसा पूर्व में भारत में मौर्य वंश का शासन था। इनका जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था चाणक्य, उसी को बोलते थे कौटिल्य, और उन्हीं को बोलते थे विष्णुगुप्त, ठीक है। तो इनका ये चाणक्य जो है मौर्य वंश का यानी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक किताब लिखा, ठीक है। इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ये देखने से तो आपको इकोनॉमिक्स टाइप का लग रहा है, लेकिन ये किताब किस विषय पर था? राजनीति विज्ञान एवं प्रशासन। इस किताब में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। ये हम लोग प्राचीन भारत का पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग मध्यकालीन भारत का देख ले। यहां हम बात करेंगे 850 ईस्वी का। यहां हमारे यहाँ ये वाला ये रीजन है, ये वाला रीजन है तमिलनाडु का। यहां पर शासन था चोल का, चोल वंश का। तो 850 ईस्वी में चोल वंश का शासन था। इस समय में स्थानीय स्वशासन बहुत मजबूत स्थिति में था, यानी स्थानीय स्वशासन बहुत मजबूत था। प्राचीन भारत देख लिए, मध्यकालीन भारत देख ले। अब हम लोग आधुनिक भारत में आते हैं। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल। आधुनिक भारत में हम लोग आते हैं ब्रिटिश काल। ये बात है 882 ईस्वी का, 1882। एक गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। ये स्थानीय स्वशासन के लिए भारत में बहुत काम किए थे। इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये हम लोग ब्रिटिश काल तक का कहानी पढ़ लिए, इसको मिटा देते हैं। उन्नीस में हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। और आजाद हो गया तो फिर उसके बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ। तो कब संविधान हमारे देश में लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारे देश में क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। अच्छा,
हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन हम लोग 26 जनवरी 1950 का लागू किए। इसका बहुत रोचक कहानी है, वो कभी बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो संविधान, हमारे संविधान में भी पंचायती राज के बारे में यानी कुछ प्रावधान किया गया। खासकर गांधी जी थे पंचायती राज के बहुत बड़े हिमायती थे, ठीक है। तो हमारे संविधान में कुल मिला के 12 भाग है, ठीक है। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये भाग 4 में एक यानी इसको एक टॉपिक समझ लीजिए कि एक टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसमें अनुच्छेद है हमारे संविधान में 36 से लेकर के 51 तक। यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब हो गया, ये संविधान में दे दिया गया क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस समय में हमारे देश की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं था, ठीक है। हम लोग बहुत कमजोर थे आर्थिक तौर पे, तो एक ही बार जनता को सारा सुविधा देना यानी हमारे बस में नहीं था, फिर हमारा यानी हम विकास नहीं कर पाते। तो इसीलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व लाया और राज्य को निर्देश दिया गया, ठीक है। ये 36 से 51 तक का ये बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और जनता को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप जनता को अभी ही दे दीजिए। आप जैसे जैसे समृद्ध होंगे, आपको लगेगा कि इसको देना चाहिए तो आप दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में यानी दिया गया है कि आपको पंचायती राज लागू करना है, लेकिन जब समय आएगा, जब आपको लगेगा कि हमको पंचायती राज दे देना चाहिए, तो पंचायती राज लागू कर दीजिएगा, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत का गठन का बात किया गया है। लेकिन हमारे देश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए उतना सब यानी तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ कि 1957 ईस्वी में एक आदमी थे बलवंत राय मेहता, इनके अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया, ठीक है। और इनको बोला गया कि हमको देश में पंचायती राज लागू करना है, तो आप बताइए कि इसको किस प्रकार लागू किया जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो इनको ना ये पंचायती राज संबंधी बहुत सारा सुझाव दिए, जिसमें क्या है कि इनको बोला जाता है ना, बलवंत राय मेहता को, कि पंचायती राज का नींव रखे ये आदमी, ठीक है। ये आदमी क्या किया, पंचायती राज का नींव रखे। और दूसरा बात है कि ये आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट जो आज भी चल रहा है और इन्हीं के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। इनका कहना है था कि 3 स्तर का पंचायती राज हमारे यहाँ होना चाहिए। और इससे बोले कि पंचायती राज से और क्या फायदा होगा, सत्ता का अभी आपको बताए थे विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज किसका है, बलवंत राय मेहता समिति का। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इनके त्रिस्तरीय पंचायती राज जो दिए 1957 में, ठीक है। तो पहला 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जगह है नागौर, ठीक है, वहां पहला बार भारत में पंचायती राज को लागू कर दिया गया। ये पहला जगह है, इसको एग्जाम में हजारों बार पूछ लिया है, ठीक है। इसीलिए अब क्या है कि एग्जाम में हो सकता है कि दूसरा पूछे, 1-2 बार वो भी पूछ लिया है। इसके 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को हैदराबाद में भी पंचायती राज लागू कर दिया गया। लेकिन इस समिति के सिफारिश के बावजूद भी सब लोग
पंचायती राज लागू नहीं कर पा रहे थे, सब राज्य पंचायती राज लागू नहीं कर पा रहे थे। फिर आया 1977। एक आदमी थे अशोक मेहता, इनको बोला कि भाई देखिए पंचायती राज सब लागू नहीं कर रहा है, आप यानी कुछ कीजिए। तो इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा सिफारिश किया, ठीक है। तो इसका सबसे मेन सिफारिश तो था द्विस्तरीय पंचायती राज, ठीक है। इनको इनका सबसे मेन, और ये बोले थे कि पंचायती राज में भी राजनीतिक पार्टी को भागीदार होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारा सिफारिश की, लेकिन इनका कोई सिफारिश लागू नहीं किया। द्विस्तरीय पंचायती राज को कहीं कहीं थोड़ा बहुत लागू किया, लेकिन इनका जो थॉट था उनके, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज किसने दिया, तो अशोक मेहता, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमारे देश में भाई पंचायती राज लागू करना है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारा देश विकसित नहीं था, हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े शहर नहीं थे। अब क्या हो गया कि आते आते आ गया ईस्वी 1992, ठीक है। अब हमारे देश में यानी बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, अब हम लोग थोड़ा सा यानी विकास भी कर लिए थे। अब हमारे देश में बड़े बड़े शहर यानी डेवलप हो गए थे, उसके बाद छोटा शहर डेवलप हो गया था। तो बोला नहीं, जो पंचायती राज का पहले से अवधारणा था उसमें हमको परिवर्तन लाना होगा। तो बोला क्या परिवर्तन लाना होगा, क्या हो गया था हमारे देश में कि जैसे हमारा यानी राज्य है पटना, बिहार, ठीक है, तो बिहार का राजधानी पटना है, ठीक है। ये पटना जो है क्या हो गया था, बड़ा शहर हो गया था। इस पटना के अगल बगल में, ठीक है, अगल बगल में छोटा छोटा ढेरों सारा शहर बन गया था, छोटा शहर। उसके बाद ये जो पटना छोटा शहर के बगल में क्या हो गया कि बहुत सारा ऐसा गांव था कि अपने आप को शहर का नकल करने लगा, यानी कहने मतलब छोटे यानी थोड़ा सा गांव रह गया, थोड़ा सा शहर हो गया, ठीक है। यानी कहने मतलब ये आधा गांव, यानी कुछ कैरेक्टर गांव वाला है, कुछ कैरेक्टर शहर वाला है। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या, जहां गांव और शहर एक दूसरे से मिल रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, गांव शहर में परिवर्तित हो रहा है, उसको बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र, यानी यहां संक्रमण हो रहा है, ठीक है। और ये गांव और शहर वाले क्षेत्र के बाद में था गांव, ये सब क्या हो गया, गांव हो गया, ये सब गांव हो गया, ढेर सारा गांव, ठीक। तो बोला गया कि भाई एक जो हमारे पास त्रिस्तरीय यानी पंचायती राज का अवधारणा है उससे नहीं होगा, क्योंकि शहर में अलग टाइप की व्यवस्था चाहिए, शहर में यानी रोज रोज कूड़ा जाम होता है, उसका हमको व्यवस्था करना चाहिए, शहर में बड़ी बड़ी नाली की व्यवस्था करना चाहिए, शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, उसका व्यवस्था करना चाहिए। गांव में यानी उतना ये सब चीज का समस्या नहीं है, गांव में खुला क्षेत्र होता है, शहर में यानी सटा सटा के एकदम मकान बनाते हैं, उसका यानी उपाय होना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया कि नहीं, हमको गांव के लिए अलग यानी कुछ करना होगा और शहर के लिए कुछ अलग करना होगा। तो बोला भाई हम कैसे करेंगे, गांव के लिए अलग और शहर के लिए अलग। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या किए 1992 में। हम लोग 1992 में ना संविधान संशोधन किए। 1992 में क्या किए, एक 73वां संविधान संशोधन किए, और साथ ही साथ 1992 में ही एक 74वां संविधान संशोधन। 1992 में दो संविधान संशोधन किए, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन किए, ये क्या किए, गांव के प्रशासन, गांव के प्रशासन के बारे में, और 74वां संविधान संशोधन किए नगर प्रशासन के बारे में।
यही दो आपके एनसीईआरटी में जो अभी 3 चैप्टर है, एक चैप्टर वहां खत्म हो गया, एक और दूसरा चैप्टर ये है और तीसरा चैप्टर ये है, यानी आपके एनसीईआरटी का यानी चैप्टर नंबर 4 खत्म, 5वां चैप्टर ये है और 6ठा चैप्टर ये है। अब हम लोग देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किया, बोला कि ये गांव का प्रशासन होगा। तो इसमें क्या बोला गया 73वां, इसमें क्या किया, इसके लिए हमारे संविधान में कुछ अनुसूची है, इसके लिए 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज को 29 विषय दिया गया कि आप 29 विषय पर काम करेंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है, 29 विषय। और इसके लिए जब संशोधन किए, इसमें 29 विषय दिए और इसके लिए कुछ संविधान में अनुच्छेद को भी जोड़ना होगा, तो संविधान में अनुच्छेद को जोड़ाया। ठीक है, 243, ठीक है, 243 से 243 के ओ तक, यानी 243 से 243 ओ है, यानी 243 ए बी से शुरू होकर के ये वो तक गया। ठीक है, हमने इसको इतना दिया और और उस 73वां संविधान में बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होगा। हम आपको यहाँ त्रिस्तरीय नहीं, हम अलग से फिर से गांव का प्रशासन यानी पढ़ाएंगे, तो वहां हम त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, 74वां संविधान क्या बोला कि ये नगर प्रशासन के बारे में होगा। इसके लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, इसको 18 विषय दिया गया कि भाई आप 18 विषय पे काम करेंगे। ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद ओ तक तो यहां तो हो गया था, तो 243 पी से 243 जेड जी तक, यानी 245 पी से हम शुरू किए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और फिर ए बी सी डी ई एफ जी, यानी अनुच्छेद इसके लिए क्या लाए 245 पी से 245 जेड जी तक। उसके बाद ये दोनों के लिए कुछ रूल लाया कि भाई इसका चुनाव 5 वर्ष पर होगा, यानी ये दोनों जो संस्था है ये एक बार चुनाव होगा तो 5 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद बोला गया कि 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होंगे। उसके बाद बोला गया कि एससी और एसटी को भी आरक्षण दिया जाएगा, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला कि जिस राज्य का जनसंख्या 20 लाख से कम होगा वहां पंचायती राज सिर्फ 2 स्तर पर काम करेगा, 2 स्तर पर पंचायती राज काम करेगा, यानी बीच वाला जो मध्यवर्ती स्तर है वहां पंचायती राज काम नहीं करेगा।